नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया और बड़ा भूचाल इस वक्त सामने आ गया है और वो भी किसके बयान से आया है? गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान से। जैसे ही 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की कि कब महाराष्ट्र, झारखंड और तमाम राज्यों में जहां पर उपचुनाव है वहां पर कौन सी डेट निर्धारित करनी है, चुनाव आयोग ने 20 तारीख का ऐलान किया। वैसे ही राजनीति भी इस वक्त अल्टीमेट पर हो गई और इस समय एक बयान जो है काफी चर्चाओं में है। राजनीति में उस बयान की चर्चा हो रही है। वो बयान है अमित शाह जी का और अमित शाह जी ने सीधे एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। वो भी अपनी बैठक से ही मैसेज दिया है, ये बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से आपको मैं बता रहा हूं, पर लगातार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका ये जो बयान है इस वक्त वो वायरल हो रहा है और लगातार फैल रहा है। अब ऐसा क्या कहा है अमित शाह जी ने, ये भी आपको हम बताएंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र में कुछ इस तरीके की समीकरण इस वक्त दिख रहे हैं जैसा आपने हरियाणा में देखा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हरियाणा का तुलना क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, हरियाणा में क्या हुआ है ये सभी को पता है, पर अब वो यहां पर महाराष्ट्र में दूसरे राज्य में बीजेपी के लिए ऐसा होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों इस वक्त सामने आ रही है। अमित शाह जी का बयान तो लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है, लगातार फैल रहा है, नेता देख रहे हैं और विपक्षी नेता उस पर तंज भी कर रहे हैं, वो भी बताऊंगा। पर इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर है कि बीजेपी का गठबंधन कमजोर होता जा रहा है, निकलती जा रही है, एक कड़ी निकल गई है, यानी कि एक विकेट डाउन हो गया है बीजेपी का। और वो कौन सा दल है जो बीजेपी को छोड़ करके इस वक्त वो चला गया है या फिर गठबंधन का हिस्सा नहीं रहा है, महायुति का हिस्सा नहीं रहा है? वो है आरएसपी। आरएसपी ने ऐलान कर दिया है दोस्तों कि अकेले मैदान में उतरने का, ये कह दिया है कि जो बीजेपी का गठबंधन है उससे बन नहीं पाई, यानी कि जो महायुति गठबंधन है उससे बन नहीं पाई है और अब वह अकेले मैदान में उतरेंगे और महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब आप यहां पर सोचिए कि 288 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान इस वक्त कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जब वोट कटेगा तो कितना फर्क पड़ेगा। और यही नुकसान तो कांग्रेस को हरियाणा में भी हुआ कि कहीं ना कहीं जो और चेहरे थे, स्थानीय चेहरे थे, वो सीटों पर उतरे और वोट कटवाने के तौर पर वोट काटी और थोड़े थोड़े अंतर से वहां पर कांग्रेस जो है वो हारे। और यही अब बीजेपी के साथ होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो चीज कांग्रेस के साथ हुई अब वो बीजेपी के साथ इस वक्त हो रही है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि गुटबाजी हो रही है। अब आप ये सोचिए कि जो दो बड़े गठबंधन हैं, एक तरफ महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है, एक में बीजेपी है तो दूसरे में कांग्रेस है, एक में शिवसेना वो वाली शिवसेना है जिसमें एकनाथ शिंदे है और दूसरी तरफ वो वाली एनसीपी है जिसमें अजित पवार है। और वहीं अगर दूसरे हाथ पर आए तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस है, उसके बाद उद्धव ठाकरे भी हैं, शरद पवार भी हैं, तो दोनों के गठबंधन काफी मजबूत हैं। पर फिलहाल बीजेपी के लिए दोस्तों बड़ी मुसीबत हो गई है। ऐसा क्या कहा है अमित शाह जी ने, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अमित शाह जी का एक बयान जो काफी चर्चाओं में है, उस बयान में ऐसा क्या कहा है? उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री जी के लिए, एकनाथ शिंदे जी के लिए सीधे सीधे ये कहा है कि हमने आपका ध्यान रखा था, जब नंबर हमारे ज्यादा थे तो हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, अब उस समय हमने बलिदान दिया था, अब आपकी बारी है। ये बयान लगातार चर्चाओं में है, ये बातें कही जा रही हैं कि बैठक के दौरान ये बयान दिया गया है, अमित शाह जी की तरफ से दिया गया है। यानी कि इस बयान से ये साफ
होता जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, क्योंकि कुछ घंटे पहले ये भी लगातार प्रिंट मीडिया की तरफ से खबरें निकल करके सामने आई है। मैं कुछ वेब पोर्टल्स के द्वारा भी आपको खबरें दिखाऊंगा, पर जो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं कि ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे कम से कम उम्मीदें कर रहे हैं कि 110 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, 100 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। टोटल सीटें हैं 288। 288 में से खुद अकेले एकनाथ शिंदे 110 या 100 सीटों की मांगें कर रहे हैं। इस वक्त आप सोचिए, जहां बीजेपी ये आस लगा करके बैठी है कि हम 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहां एकनाथ शिंदे की ये बातें निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो उनके ग्रुप में पवार जी भी हैं। तो पवार जी को कितने पर संतुष्ट करेंगे, क्योंकि वो भी 80 से 85 सीटों की इस वक्त मांग कर रहे हैं। तो भैया, यहां तो गणित ही बिगड़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो गुटबाजी है, जो हरियाणा में कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रही, वही गुटबाजी इस समय महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए दिखाई दे रही है, बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आप ये समझिए कितनी बड़ी बात है कि जब हरियाणा जीते हो, उसके बाद भी नेता वहां कन्विंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक चीजें निकल करके इस वक्त सामने आई। और उसके बाद भी एकनाथ शिंदे की अपनी डिमांड है, पवार साहब की अपनी है। वहीं मैं एनसीपी की तरफ से बताऊंगा कि जो लगातार ये खबरें तेज हो गई हैं कि अजीत पवार के गुट से नेता जा रहे हैं, पार्टी को छोड़ रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। यहां पर मैं मेंशन भी करना चाहता हूं दोस्तों कि कौन से वो बड़े नेता हैं या फिर जो कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़ रहे हैं, एनसीपी को छोड़ रहे हैं। ऐलान कर दिया है, पुणे के मेयर हैं और उनके साथ 600 कार्यकर्ता। आप सोचिए, जो जमीनी स्तर पर पकड़ रखते हैं, वो 600 कार्यकर्ता एनसीपी को इस वक्त छोड़ रहे हैं। और ये एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन में है महाराष्ट्र में। तो सीधे सीधे नुकसान बीजेपी के लिए जाता दिखाई देगा, क्योंकि जब पार्टी छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुसीबतें बढ़ती ही चली जाएंगी। और वहीं कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र से क्या सकारात्मक खबर है, वो ये है कि कितने तीनों अपनी कमान को संभाल करके रखे हुए हैं, या फिर सीधे ये कहूंगा कि कम से कम एक फ्रेम में तो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी, शरद पवार, वहीं उद्धव ठाकरे जी लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारी अभी तक 260 सीटों पर सहमति बन चुकी है। तो अगर अब आप यहां पर सोचिए कि 288 सीटें हैं और 288 सीटों में से वो बोल रहे हैं कि 260 सीटों पर सहमति बन गई है, और जो बाकी सीटें हैं उन पर भी लगभग कुछ घंटों में सहमति बन जाएगी। एक तरफ कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी है जो लगभग अपनी सीटों को तय कर चुका है, वहीं बीजेपी है जो अपने ही नेताओं को कन्विंस नहीं कर पा रही है। और जबकि वर्तमान में सरकार है, तब ये सारी चीजें चल रही है। क्या एकनाथ शिंदे बलिदान देने के लिए तैयार हैं? जिस तरीके के अमित शाह जी ने बातें कही, और अगर बलिदान नहीं देंगे तो बीजेपी उनके लिए क्या करेगी? क्योंकि अगर ये चीजें निकल कर के सामने आ रही है कि अब आपकी बारी है, तो यानी कि अल्टीमेट बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है। और अगर बीजेपी की तरफ से अल्टीमेट दे दिया गया है तो शिंदे गुट क्या करेगा? क्या बड़ा कदम होगा? अगर उतनी सीटें नहीं मिली जितनी वह चाहते हैं, जितनी उन्होंने उम्मीदें लगाई हैं, उनके आसार हैं, बातों से यह सारी चीजें हैं। और फिलहाल तो अभी पवार साहब से भी नहीं बन पाई है, एकनाथ शिंदे से भी अभी नहीं बन पाई है, अभी सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है कि कितनी सीटें उनको देनी है, कितनी बीजेपी अपने पर लड़ेगी और कितना पवार साहब को देना है। उसके साथ साथ दो गठबंधन और भी हैं जो पहले 30 सीटों पर उम्मीद कर रहे थे, अब आरएसपी निकल गई है तो कम से कम 20 सीटों की मांग उनकी होगी। ये सारी चीजें हैं। अब या तो ये होगा कि बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या फिर एकनाथ शिंदे की बातों को मानना पड़ेगा, या फिर तीसरे पहलू पर यह होगा कि अगर एकनाथ शिंदे अपनी बात नहीं मनवा पाए और फिर भी अपनी बात पर
अड़क रहे तो या तो दूसरे पक्ष का मुंह देखेंगे या फिर खुद अपना खोले मैदान में उतरे, या भी ये हो सकता है कि ये कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जैसे ही अमित शाह जी की खुद रन संभाल रहे हैं तो ये रन और मुश्किल होता इस वक्त दिखाई जा रहा है। चाणक्य के लिए मुश्किल होता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी चाणक्य हैं उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है कि कहीं तो ऐसी चूक हो रही है कि बीजेपी कन्विंस नहीं कर पा रही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। कुछ ऐसे हालात हैं लगातार महाराष्ट्र की सियासत में, और वहीं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि कांग्रेस अपने ग्राउंड को किस तरीके से संभालेगी, जब अभी अभी एक बहुत बड़ी मात हरियाणा से कांग्रेस को मिली है। और मात के बाद क्या सीखा है, ये कहते हैं कि जरूरी ये नहीं होता कि जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई, जरूरी ये होता है दोस्तों कि अपने हार के बाद सीखा क्या क्या कांग्रेस सीख पाई है, वो सबक मिल पाया है, और उसी सबक के साथ राहुल गांधी अपने मैदान को संभालेंगे या फिर अमित शाह जी उन पर भारी पड़ेंगे, उनकी चाणक्य वाली राजनीति उन पर भारी पड़ेगी, ये भी समय के साथ देखना होगा। पर दोस्तों फिलहाल तो बीजेपी के लिए एक के बाद एक बड़ी मुसीबत इस वक्त दिखाई दे रही है। बुरी खबरें निकल कर के सामने आ रही है कि कॉन्वेंस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, और बैठकों की बातें थोड़ी थोड़ी लीक हो रही है। सूत्रों के हवाले से दोस्तों बताया ये जा रहा है कि लगातार हर प्लेटफॉर्म पर खबरें चल रही है कि अभी सहमति नहीं बनी है, और जैसे ही तीनों बड़े नेता सामने आते हैं, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, उधर अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं, और वहीं मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक से बाहर निकलते ही तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। तीनों बड़े चेहरे तो कसीदे तो पढ़ते हैं, अपनी उपलब्धियों के कसीदे पढ़ते हैं कि भाई हमने ये किया वो किया, पर कहीं ना कहीं जब उनसे सवाल किया जाता है कि भाई साहब सीटों पर क्या रहा, तो जवाब में चुप्पी होती है। ये काफ़ी दिलचस्प रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्से को देखना कि कहीं ना कहीं चुप्पी बरकरार है, सीटों पर अभी खुलकर के कुछ नहीं बोला जा रहा है। क्या ये चुप्पी बीजेपी के लिए सीधे सीधे भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो राजनीतिक सलाहकार थे उनका ये ही कहना था कि अगर हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई है तो उसका सकारात्मक प्रभाव सीधे सीधे महाराष्ट्र और झारखंड में पड़ेगा, पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि कांग्रेस ग्राउंड को संभाल रही है और बीजेपी धीरे धीरे ग्राउंड से खिसकती हुई इस वक्त नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों आप इस पूरे राजनीति मुद्दे को लेकर, आप पूरे इस रिपोर्ट को लेकर, इस खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।